गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मार्च 4 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज़ की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन देखिए आज थोड़ा सा डिले हो गया है। वो डिले एक्चुअली इसलिए हुआ क्योंकि जो पहली रिकॉर्डिंग मैंने की थी उसमें काफ़ी टेक्निकल एरर होने की वजह से ऑडियो बिल्कुल ख़राब था। तो लगातार पिछले 1 घंटे से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि शायद उसका ऑडियो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि मेरे माइक के अंदर थोड़ी सी कुछ इशू हो गया था। तो इस वीडियो को मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको सर ये डिले करने के लिए थोड़ा सा आपसे जो है माफ़ी चाहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा सबके साथ हो जाता है। कोशिश करेंगे आगे से कि इस तरह की चीज़ें ना हो, थोड़ा ध्यान रखेंगे। और सभी का वेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने समय से वेट कर रहे हो। मुझे पता है कि चलो 2 घंटे से लगातार मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि एनालिसिस आया नहीं है। एनीवेज अभी एनालिसिस आपके सामने है। चलो देखते हैं दोस्तों, एक बार आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिपल टेस्ट फॉर ओबीसी कोटा। देखिए ये न्यूज़ महाराष्ट्र से आती है। महाराष्ट्र में जो लोकल इलेक्शंस होने वाले हैं वहाँ पे महाराष्ट्र की सरकार ने कुछ ओबीसी कोटा देने की बात की गई थी, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगातार इशू वो क्रिएट हो गया था। पुराना टॉपिक है, नया टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें कुछ नया एंगल आया है, उसको हम लोग कवर करेंगे। देखिए न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको एक्चुअली यही होता है न्यूज़पेपर में, क्योंकि कोई भी न्यूज़ को जो है आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसको कवर कर सकते हो। लेकिन मैगजीन में आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है, वहीं पे सारी न्यूज़ लिखी होती है ना, तो इतना ज़्यादा रेलेवेंस रहता नहीं है। न्यूज़पेपर में आप उसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते जब तक वो न्यूज़ चलती है वो आप उसको ट्रैक कर सकते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना उस टॉपिक की थोड़ी डीप हो जाती है और रिवीजन भी लगातार होता रहता है। दूसरा टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा मेका डे टू प्रोजेक्ट के बारे में। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, हल्का सा छोटा सा टॉपिक है ज्योग्राफी वाले सेक्शन से। ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। देखिए वैसे तो आई डोंट थिंक सो यूपीएससी के लिए बहुत रेलेवेंट टॉपिक है डायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली डेफिनेटली, क्योंकि जब आप इंटरनल सिक्योरिटी वाला पढ़ते हो इशू जीएस पेपर 3 में, उसमें जो है कहीं ना कहीं आप इस एग्जाम्पल को डेफिनेटली कोट कर सकते हो, राइट। और क्योंकि देखिए अभी पंजाब के अंदर जो है कुछ इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह को लेके थोड़ा कुछ इशू वो चल रहा है, तो खालिस्तानी मूवमेंट एंड ऑल दैट, शायद कुछ ऐसा एंगल बनेगा एग्जाम में। अगर क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जाम्पल दे सकते हो थोड़ा बहुत ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। तो बताऊंगा आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में थोड़ा बहुत। टैक्स इवेजन, मेरे ख्याल से ये टॉपिक अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है, तो एक आर्टिकल आया है उसके बहाने से हम लोग इसको भी कवर कर लेंगे। टैक्स इवेजन क्या होता है, सरकार ने कौन कौन से स्टेप लिए हुए हैं टैक्स इवेजन को रोकने के लिए। AIIB के बारे में बात करेंगे। देखिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है जिसमें इंडिया सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे शेयर होल्डर है। अभी ये थोड़ा सा न्यूज़ में है क्योंकि यूक्रेन और रशिया वाला जो क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से, तो ये बताऊंगा आपको पूरा मामला क्या है। इंडस वाटर ट्रीटी पुराना टॉपिक है, थोड़े दिन पहले भी हम लोगों ने किया था, दोबारा से न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है, क्या इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडिया पाकिस्तान का यहाँ पे क्या एंगल है, प्रेजेंटली यहाँ पे क्या इशू हो रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। उसके अलावा इंडिया, यूएनएससी, यूएन, रशिया, यूक्रेन एटसेट्रा एटसेट्रा, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया का स्टैंड, वो सारी बातें करेंगे आज हम लोग इसके एडिटोरियल सेक्शन में। आज कोई भी एक्सप्लेनर सेक्शन नहीं आया है मतलब, लेकिन इतना बकवास आया है उसको करने की कोई आपको जरूरत है नहीं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, ज़्यादा डिले बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन एक बार देखते हैं कि आज के द हिंदू के फ्रंट पेज पे क्या न्यूज़ है। फ्रंट पेज देखिए आपके सामने है। पहले तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इंडियन स्टूडेंट होस्टेज इन खारकीव। खारकीव वहाँ पे एक सिटी है, कई सारे 4-5 हज़ार स्टूडेंट हमारे वहाँ पे फंसे हुए हैं। और आपको पता है कि मोदी जी ने बात किया था पुतिन के साथ, तो पुतिन कह रहे हैं कि देखो यार हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चाहते हैं कि इंडियन स्टूडेंट वो घर पे जाएं और हम उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन यूक्रेन की जो सरकार है उसने इंडियन स्टूडेंट को होस्टेज बना रखा है, ऐसा उन्होंने बोला है। उनकी बात पे विश्वास करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ठीक है, जो आपको करना आप कर सकते हो, बट ऐसा मुझे नहीं लगता। कोड मीट्स अमिड टेंशन ओवर यूक्रेन। एकदम इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी भैया कोड मेंबर्स की। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड यूएसए, एकदम कोड सबमिट हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि यूक्रेन वाला जो क्राइसिस है उसके चक्कर में इसको किया गया है। लेकिन यहाँ पे जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ऑफ कोर्स इंडिया के ऊपर यहाँ पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप रशिया के साथ मत खड़े हो जाइए। एक्चुअली इंडिया को अभी रशियन कैंप के अंदर देखा जाता है। पूरी दुनिया मान रही है कि इंडिया रशिया को इस एफर्ट को सपोर्ट कर रहा है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि भैया हम लोग न्यूट्रल हैं, नहीं,
वो देख रहे हैं कि हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ माहौल बन रहा है कि इसका डेफिनेटली इंडिया के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ने ही वाला है फ्यूचर में, क्योंकि इंडिया ने डायरेक्टली यूक्रेन के सपोर्ट में बात नहीं किया है। देखिए, हमारी अपनी मजबूरियां हैं, हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, तो हम अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है। एपी गवर्नमेंट कांट चेंज कैपिटल। देखिए, जब आंध्र प्रदेश को तेलंगाना को अलग किया गया था तो तेलंगाना में तो हैदराबाद है ही, लेकिन आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या होगी उसको लेके यहाँ पे कई सारे इश्यूज क्रिएट हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग विशाखापट्टनम को बनाएंगे, कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं हम तो एक बिल्कुल नया कैपिटल बनाएंगे, कुछ लोगों ने कहा नहीं हम अमरावती को बनाएंगे। तो बड़ा टाइम से इशू चल रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो फाइनली ये माना गया पिछली सरकार ने कि अमरावती को हम लोग नया कैपिटल बनाएंगे, और वहाँ पे खूब कंस्ट्रक्शन वगैरह चली, किसानों से ज़मीन वगैरह भी खरीद ली गई, हज़ारों एकड़ ज़मीनें खरीदी गई वहाँ पे। लेकिन ये वाली सरकार करे कि नहीं नहीं हम लोग एक कैपिटल नहीं रखेंगे, हम आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल बनाएंगे। तो उसको लेके ही जो इशू था कि भैया ज़मीन तो आपने वहाँ पे खरीद ली, किसानों को आपने कुछ को कंपनसेशन दिया, कुछ को नहीं दिया, पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अभी आप कह रहे हो कि नहीं नहीं हम तो दूसरी कैपिटल बनाएंगे। तो उसको लेके थोड़ा इशू चल रहा था, कोई आपके लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा जानना है तो आप इसको पढ़ ही सकते हो। आफ्टर सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सेज नो टू पोल टिल ओबीसी रिजर्वेशन, इसको करेंगे आज की हम लोग स्लाइड से कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला न्यूज़ क्या है। आफ्टर सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सेज नो टू पोल टिल ओबीसी रिजर्वेशन इज रिस्टोर्ड। देखिए, ये टॉपिक में ये स्लाइड तो खैर आप पढ़ ही लोगे, स्लाइड में कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं इशू बता देता हूँ थोड़ा सा क्या है। देखिए, महाराष्ट्र में होने वाले थे लोकल इलेक्शंस, ठीक है, और लोकल इलेक्शन में होती है रिजर्वेशन। तो देखिए, एससी और एसटी रिजर्वेशन को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है यहाँ पे ओबीसी रिजर्वेशन को लेके। तो महाराष्ट्र की सरकार ने कहा कि हम ओबीसीज को अपने इलेक्शंस में जो है 27% का कोटा देंगे। ये इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इलेक्शन। अब 20% का जो कोटा दिया जाता है वो दिया जाता है एजुकेशन सेक्टर में, है ना, कॉलेज में जब एडमिशन वगैरह होते हैं, और जॉब्स में। तो यहाँ पे तो चलिए ठीक है, 27 वाला परसेंट का प्रावधान है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इलेक्शन में 27% के फिगर पे आप कैसे पहुंचे, ये बड़ा सवाल है। और अगर लोकल इलेक्शन में ओबीसी कोटा देना है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, उसे कहते हैं ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट, इस टेस्ट को पास किए बिना कोई भी स्टेट ओबीसी को कोटा नहीं दे सकती। ये टेस्ट क्या है? ये टेस्ट कहता है कि पहले तो एक आपको कमीशन बनाना पड़ेगा। वो कमीशन क्या करेगा? वो स्टडी करेगा, ठीक है। वो कमीशन बनाओगे पहले, तो वो ग्राउंड पे जाएगा, एक्चुअली में स्टडी करेगा। स्टडी करने के बाद वो डेटा कलेक्ट करेगा, उस डेटा कलेक्ट करने के बाद वो आपको बताएगा कि भैया कितना परसेंटेज आपको वहां पे रिजर्वेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो दो कंडीशन ये हो गई, पहले कमीशन बनाइए, स्टडी कीजिए और परसेंटेज बताइए कितना रिप्रेजेंटेशन आपको देना है। तीसरी स्टेट ये होता है कि भैया कुल मिला के 50% से ज़्यादा किसी भी हालत में आप लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकते, जो कि रिजर्वेशन की लक्ष्मण रेखा है। तो ये 3 टेस्ट पास करने पड़ते हैं। अब महाराष्ट्र की सरकार ने ना तो कमीशन बनाया ना ही स्टडी किया, तो हाई कोर्ट में जब ये केस गया तो हाई कोर्ट ने बोला कि भैया ऐसे कैसे काम चलेगा यार, है ना। तो उन्होंने कहा कि हम लोग आपके रिजर्वेशन को कैंसिल आउट करते हैं, और जो भी यहाँ पे ओबीसी की सीट है उसको जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कीजिए और इलेक्शन करवाइए। फिर भागा दौड़ी में जब महाराष्ट्र की सरकार को लगा ये तो जो है पासा गलत पड़ गया, तो उन्होंने भागा दौड़ी में कमीशन बना दिया। उस कमीशन ने ज़बरदस्ती जो है जल्दबाजी में अपनी रिपोर्ट दे दिया। उस रिपोर्ट को भी अभी कोर्ट ने मानने से मना कर दिया है, क्योंकि उस कोर्ट के अंदर कोई खास स्टडी और वो सब नहीं किया गया है, कोई खास रिकमेंडेशन भी नहीं है। तो उसको लेके पूरा मामला था। तो फिर से कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप लोग ये ओबीसी वाली जो सीट है इसको जनरल कैटेगरी के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए। लेकिन महाराष्ट्र की जो कैबिनेट है उनका कहना है कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग तब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे जब तक ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाए। कहीं ना कहीं वो लोग कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कोर्ट के ऑर्डर को मानने से लगभग मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि सर हम आपको एक और रिपोर्ट देंगे तब मान जाना। तो बेसिकली होना कुछ नहीं है, ठीक है, बाद में घूम फिर के इलेक्शन तो होगा ही, लेकिन मामला थोड़ा खिंच गया है। तो ये पूरे का पूरा मामला था दोस्तों। ये 25 फेब, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है तो उस दिन की आप एनालिसिस देख सकते हो, क्योंकि ये डिटेल में मैंने काफ़ी अच्छे से चर्चा किया था उस समय। स्लाइड तो सेम है, मतलब ये ऊपर वाली स्लाइड लगभग सेम है, लेकिन डिटेल में डिस्कशन किया था, वहाँ पे जाकर देख सकते हो। क्योंकि ये रिवाइज टॉपिक है, रिपीटेड टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ज़्यादा फोकस मैं नहीं करूँगा, ठीक है जी। चलिए अगला टॉपिक है दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है, ये जो है मेकाडेटू प्रोजेक्ट के बारे में है। कहाँ है ये प्रोजेक्ट वो थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। देखिए कर्नाटका में जो है वो है हमारी
कावेरी रिवर। कावेरी रिवर, कावेरी रिवर जो है वो कर्नाटका से जो है यहाँ पे कुर्ग, जो है कुर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से जनरेट होती है, ताल कावेरी नाम की जगह से। और ये बता दूँ आपके, जो कुर्ग जो है वो बहुत फेमस है कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए। कॉफ़ी प्लांटेशन होता है यहाँ पे। और जो अगर सीसीडी है ना, सीसीडी ये कैफ़े कॉफ़ी डे, ये भी एक्चुअली यहीं पे बेस्ड है। तो यहाँ से निकलती है आगे कावेरी रिवर और जाती है तमिलनाडु में। अब कर्नाटका में एक बहुत ही बड़ा और फेमस सिटी है जिसका नाम है बेंगलुरु। ये सब सबको पता ही होगा ना, बेंगलुरु। और बेंगलुरु इतना बड़ा हो गया है कि बेंगलुरु में पानी की हो गई है कमी। तो कर्नाटका वाले चाहते हैं कि हम लोग कावेरी रिवर के ऊपर एक डैम बनाएंगे। एक्चुअली कावेरी के साथ साथ यहाँ पे एक और रिवर होती है जिसका नाम है अर्कावती। अर्कावती, और इधर से आती है कावेरी। तो उनका कहना है कि हम यहाँ पे एक रेजर्वोयर बनाएंगे, और सिर्फ रेजर्वोयर ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाएंगे 400 मेगावाट का। तो इससे एक तो बिजली पैदा होगी, दूसरा बेंगलुरु को हम लोग पानी सप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें इन्होंने बोली हैं। तो डेफिनेटली तमिलनाडु यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो उसको लेके ही पूरा मामला ये था। ठीक है, बस यही मैंने आपको बताना था, और इसमें कुछ खास है नहीं। कावेरी रिवर की जो है ट्रिब्यूटरीज है यहाँ पे, आप क्लियरली देख सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है ऑपरेशन ब्लू स्टार, वेटरन्स सिक्योरिटी कवर डाउनग्रेडेड। वेटरन का मतलब क्या होता है कि जो बहुत ही सीनियर ऑफिसर्स हो जाते हैं, फोर्सेस में काम करते हुए रिटायर हो जाते हैं, उनको बोला जाता है वेटरन। जिन्होंने काफ़ी समय तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में सर्विस दिया है, उनको वेटरन कहते हैं। तो ये जो पूरा आर्टिकल है वो है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। तो एक ब्रिगेडियर रहे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं जिनका नाम है ब्रिगेडियर रहीम खान, और यूपी से भैया बिलोंग करते हैं। हुआ ये कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 में, 1984 में हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार। पंजाब के अंदर इंसर्जेंसी थी, सबको पता है। भिंडरवाला, उन्होंने अपने बहुत सारे सपोर्टर के साथ, फॉलोवर्स के साथ वो बैठ गए थे कहाँ जाके, गोल्डन टेम्पल के अंदर, और हथियारों वगैरह के साथ बैठ गए थे। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, उनको खाली करवाने के लिए, पकड़ने के लिए जो भी है, ऑपरेशन किया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। वो लोग अंदर गए, इन सभी लोगों को उन्होंने, किसी को मारा, किसी को अरेस्ट किया। तो जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे ऑपरेशन ब्लू स्टार में, जो हमारी आर्मी के ऑफिसर्स थे या सैनिक थे जो भी, उनको जो है सरकार ने सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया, क्योंकि इनको लगातार खतरा होता है ना, इनको जान का खतरा है, लगातार इनको खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं वो धमकी देते रहते हैं मारने की। तो इसी तरह की जो सिक्योरिटी है वो रहीम खान ब्रिगेडियर हैं, इनको भी मिली हुई थी। तो सरकार ने इनकी सिक्योरिटी को भी थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया है। डाउनग्रेड का मतलब ये होता है कि जैसे किसी को जेड प्लस सिक्योरिटी होती है, उसको जेड सिक्योरिटी होती है, वाई सिक्योरिटी होती है, एक्स सिक्योरिटी होती है, तो ये डाउनग्रेडिंग होता है। तो ये बस इन्होंने किया है, और तो इसमें कुछ खास है नहीं। बाकी ऑपरेशन ब्लू स्टार के एक्चुअली दो पार्ट थे, एक था आपका ऑपरेशन मेटल और एक था ऑपरेशन शोप। तो ऑपरेशन जो मेटल था वो था बेसिकली मंदिर को लेके, खासकर मंदिर को लेके, और ऑपरेशन जो शोप था वो कंट्री साइड को लेके, मतलब गाँव को लेके। तो बस ये दो चीज़ें थी, और जो खालिस्तानी टेररिस्ट थे उनको एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। बाकी तो इसमें और ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है तो आप भिंडर वाले के बारे में पढ़ सकते हो, उस समय जो इशू चल रहे थे, है ना। और फिर बाद में इसके रिएक्शन में ही इंदिरा गांधी जी के दो जो बॉडीगार्ड थे, है ना, बेअंत सिंह और एक नाम और था उनका, उन्होंने फिर उनको बाद में मारा। और फिर वो देश में सब क्या हुआ, दिल्ली में दंगे हुए, वो सब कहानी आपको पता ही है। बहुत अनफॉर्चुनेट वो समय था हमारे देश को लेके, बहुत इंस्टेबिलिटी थी उस समय, सिक्योरिटी वाइज भी, पॉलिटिकल जो है इंस्टेबिलिटी, बहुत कुछ हो रहा था। खैर आगे बढ़ते हैं। ह्यूज टैक्स इवेजन डन बाय द मल्टी नेशनल ग्रुप, आईटी डिपार्टमेंट ने कहीं पे छापामारी किया होगा, उनको पता लगा होगा। तो ये कोई पर्टिकुलर न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी कंपनी थी, क्या थी। हमें सिर्फ आपको बताना है टैक्स इवेजन क्या होता है, बस मेरा पर्पज़ आपको सिर्फ यही है। देखिए, इवेड का मतलब होता है दोस्तों भाग जाना। इवेड का मतलब होता है भाग जाना, और भागना ऐसे ही नहीं। इवेड का मतलब होता है बहुत दूर भाग जाना, जहां से वापस आने का आपको कोई इरादा नहीं होता, उसे कहते हैं भागना, परमानेंट भागना। इसे कहते हैं टैक्स इवेजन। तो टैक्स इवेजन में हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक्टिविटी है ना वो इलीगल होती है। इससे जो है आप अपनी टैक्स पेमेंट को सरकार को नहीं बताते, छुपाते हो, ठीक है। और ये एक इलीगल होता है क्यों, तो इसीलिए ब्लैक मनी जनरेट होती है। इससे क्या होता है, इससे होती है ब्लैक मनी जनरेट, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फंडिंग होती है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, ड्रग्स होती है, स्मगलिंग होती है, ट्रैफिकिंग होती है। उन बहुत सारी जगह में जो है टैक्स इवेजन वाली जो इलीगल मनी है वहाँ पे उनका यूज़ किया जाता है। तो ये पूरी तरह से इलीगल है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि टैक्स इवेजन से मिलती जुलती एक और टर्म होती है जो कि यूज़ की जाती है हमारे इनकम टैक्स वगैरह डिपार्टमेंट में, इनकम हमारी इकॉनमी में, उससे बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। ये भी आपने अपनी इकॉनमी में पढ़ा होगा,
टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन। देखिए टैक्स अवॉइडेंस वो जो है लीगल एक्टिविटी होती है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कानून के अंदर जो प्रोविजंस होते हैं उनके लूप होल्स का यूज करते हैं। लूप होल का यूज करना मतलब इलीगल नहीं होता है, ठीक है, और इससे ब्लैक मनी जनरेट नहीं होती। इससे बस क्या होता है, आप कुछ समय के लिए आपकी जो टैक्स कंप्लायंस होती है वो आप कुछ समय के लिए डिले कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, लेकिन टैक्स तो अल्टीमेटली आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसे कहा जाता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेजन में आप कंप्लीटली टैक्स बचाते हो, वो ब्लैक मनी जनरेट होती है जो कि एक इलीगल है, ये क्राइम है, लेकिन अवॉइडेंस क्राइम नहीं होता, ठीक है। बस ये दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। उसके अलावा सरकार ने टैक्स अवॉइडेंस से इवेजन से बचने के लिए कई सारे स्टेप लिए हुए हैं। स्पेशल बियरर बॉन्ड स्कीम, वॉलंटरी कंप्लायंस, इसे एमनेस्टी स्कीम भी कहा जाता है, बेनामी ट्रांजैक्शन बिल 2015 एंड ऑल दैट। तो ये चीज़ें आपको करनी है तो इनको भी आप अलग से कर सकते हो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक के ऊपर। बीजिंग बेस्ड AIIB पुट्स रशिया बेलारूस प्रोजेक्ट एंड ऑन होल्ड। होल्ड मतलब अभी उन प्रोजेक्ट को फंडिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये AIIB क्या है, देखिए इसे बोला जाता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो जो नई नई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं उनको किया जाता है बेसिकली फंडिंग। एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो यहाँ पे फंडिंग की जाती है उनका ज़्यादातर फोकस होता है कि जिसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी या फिर ग्रीन एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो कंस्ट्रक्शन होती है, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग के अंदर, और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी इंडिया से ही हैं, उनका नाम है उर्जित पटेल। पहले हमारे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये जो बैंक है इसको 2016 में एक्चुअली इन्होंने ओपन ऑपरेशन स्टार्ट किया था। देखिए ये सेटअप तो 2015 में ही हो गया था, लेकिन प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन 2016 में ही स्टार्ट हुआ था। और शुरुआत में इसमें 57 कंट्री थी, अभी 104 कंट्री हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें USA और जापान इसका पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। वो सभी कंट्री AIIB को ज्वाइन कर सकती हैं दोस्तों, जो कि एशियन डेवलपमेंट का पार्ट है और वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। लेकिन ये बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है, ये पूरी तरह से नॉन डेमोक्रेटिक है। नॉन डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हर किसी की वोट की बराबर वैल्यू नहीं होती है। तो जैसे यहाँ पे चाइना का जो शेयर है वो 26.61% है, इंडिया का जो शेयर है वो 70.6% है। इंडिया एक्चुअली यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। उसके बाद रशिया आता है और फिर आता है जर्मनी। तो इनकी वोटिंग के, इनकी परसेंटेज के हिसाब से ही यहाँ पे इनकी वोटिंग की पावर होती है। तो ये एक नॉन डेमोक्रेटिक संस्था है। जिस तरह से हमारा IMF है, वहाँ पे भी वोटिंग कोटा के हिसाब से होती है। जैसे हम आपका UNSC है, यहाँ पे जो परमानेंट मेंबर हैं उनको ज़्यादा वोटिंग है, वो उनको वीटो पावर है। लेकिन जो आपका यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल, जनरल असेंबली है, वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे हर कंट्री की वोट की वैल्यू बराबर होती है। तो ये तो हो गया आपका बस थोड़ा सा AIIB के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक कहता है, देखिए वो कहता है किसके बारे में, इंडस ट्रीटी के बारे में। ये इंडस ट्रीटी क्या है, वो सारी चीज़ें पहले, ये पुराना टॉपिक है काफ़ी। जब ये आपको मैंने कब करवाया था टॉपिक, ये मैंने आपको करवाया था 26 फरवरी को। ये टॉपिक हम लोगों ने कराया था क्योंकि 28 फरवरी को इंडिया से डेलीगेशन जाने वाला था कहाँ पे, पाकिस्तान में विजिट करने के लिए। जो परमानेंट इंडस कमीशन है उसकी मीटिंग होने वाली थी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। तब हम लोगों ने ये टॉपिक किया था। तो अभी वो मीटिंग ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, वो लोग मीटिंग करके आ चुके हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा न्यूज़ में था। तो आई थॉट के चलो थोड़ा रिपीटेड टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बता ही देता हूँ। देखिए जो इंडस वाटर ट्रीटी है दोस्तों, वो 1960 में की गई थी। क्योंकि देखिए इंडिया से बहुत सारी रिवर्स ऐसी हैं जो इंडिया में ओरिजिनेट होती हैं या फिर तिब्बत में ओरिजिनेट होती हैं, वो इंडिया की टेरिटरी को पास करके वो पाकिस्तान के अंदर एंट्री करती हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरह के जो इंटरस्टेट और ये जो रिवर्स हैं, इनके पानी का बंटवारा कैसे हो, उसको शेयर कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो 1960 में हम लोग एक इंडस वाटर ट्रीटी लेके आए, जिसमें जो 3 ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं, जैसे आपका सतलुज हो गई, ब्यास हो गया और रावी हो गया, इनके ऊपर इंडिया का पूरी तरह से कंट्रोल है। तो हम जैसा चाहें इसका वाटर यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से 3 जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, चेनाब है, झेलम है और इंडस है, इनका यूज़ पाकिस्तान अपने तरीके से कर सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया इन रिवर का यूज़ नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है, इंडिया भी इन रिवर का यूज़ कर सकता है, लेकिन वो यूज़ इस तरह से होना चाहिए कि जिससे वाटर के फ्लो के अंदर चेंज नहीं आना चाहिए। तो ना तो आप उसको डाइवर्ट करोगे, ठीक है, ना ही आप उसको बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हो। इस तरह की कुछ कंडीशंस हैं। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट के लिए भी यहाँ पे एक अलग से मैकेनिज्म उन्होंने बनाया हुआ है। तो उसी को लेके जो है पूरी की पूरी चर्चा है, जो मैंने बताया वो सब कुछ यहाँ पे लिखा ही हुआ है। पुराना टॉपिक है इसलिए ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं।
ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसेंटली इश्यूज़ क्या हैं। तो देखिए ऐसा ही होता है कि जब हम लोग किसी भी रिवर के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पाकिस्तान डेफिनेटली उस पर ऑब्जेक्शन करता है, पहले भी करता आया है, आगे भी करेगा। और पाकिस्तान अगर कोई प्रोजेक्ट बनाता है यहाँ पे, तो वैसे ही तो पाकिस्तान वाले प्रोजेक्ट काफ़ी कम हैं, लेकिन जो भी बनाता है तो इंडिया भी उनके ऊपर ऑब्जेक्शन करता है। तो ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट है यहाँ पे, जैसे सलाल डैम है, बगलीहार डैम है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चेनाब रिवर के ऊपर बने हुए हैं। और भी हैं, जैसे आपका पाकलदुन हो गया, कलानी हो गया, कीरू हो गया, इस तरह के प्रोजेक्ट अभी वहाँ पे छोटे छोटे लगाए जा रहे हैं, जिनको लेके भी वहाँ पे ऑब्जेक्शन है। और तो बाकी इसमें कुछ खास था नहीं, इतना ही था। बाकी कुछ आपको नज़र आए तो आप वो देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल सेक्शन है वो आपके सामने है। वाई इजंट ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस होल्टिंग वॉर। देखिए क्या कहता है पूरा आर्टिकल। ये है किसके बारे में, देखिए आपको पहले ही बता दूं कि कौन है ये, इसको करने वाले अशोक मुखर्जी जी हैं भैया। 2013 से लेके 2015 के बीच में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं यूनाइटेड नेशन के अंडर में। तो इसका मतलब ये है कि इनको फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड है, और ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि इस समय जो क्राइसिस चल रहा है उस पर अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हैं बेसिकली। द सेकंड पर्सन इज़ मोहन कुमार जी। ये प्रोफेसर हैं ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के अंदर, फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेट भी रहे हैं, वो सारी सारी चीज़ें। तो बहुत ही जानकार और एक्सपर्ट लोग हैं यार। तो ये इस पूरे मुद्दे में क्या सोचते हैं, एक्चुअली बेसिकली इनका इंटरव्यू है, और जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं वो भी मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही बनाई हैं। तो क्या है पूरे का पूरा आर्टिकल, क्या क्वेश्चंस हैं, क्या इन्होंने आंसर दिए हैं। देखिए जब आर्टिकल पढ़ोगे तो शायद आपको 2-3 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, लेकिन मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे कट शॉर्ट किया है। तो मुझे लगा जो सबसे रेलेवेंट चीज़ें हैं वही आपको बताने की ज़रूरत है। वुड यू से दैट इंटरनेशनल पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर हैज़ फेल्ड। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, और पोस्ट वॉर का मतलब है कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोस्तों हम लोगों ने WTO बनाया, इसके बाद हम लोगों ने IMF बनाया, हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक बनाया, हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन बनाया। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो लगातार काम करती हैं, और वर्ल्ड ऑर्डर चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेटिकल हो, इनके हिसाब से ही लगभग लगभग जो है वो चीज़ें हुई हैं। और ये इनका बनाने के पीछे का पर्पज़ था पीसफुलनेस, है ना, कि चाहते थे कि भैया लड़ाई झगड़ा ना हो और पीसफुल माहौल बना रहे, और एक कंट्री दूसरी कंट्री को अटैक ना करे, अगर किसी के बीच में डिस्प्यूट होते हैं तो उसको डिप्लोमेटिकली सुलझाए, बातचीत करे, इस तरह की इसका जो है ऑब्जेक्टिव था। और जो आपका जो UN चार्टर है उसके अंदर भी इसी तरह की बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं। तो अभी तक इसने, देखिए कोई भी संस्था या कोई भी चीज़ होती है वो हमेशा 100% तो सक्सेस नहीं होता है ना उसका, और ना ही 100% फेलियर होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो UN ने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें UN थोड़ा सा इतना ज़्यादा सक्सेस हासिल नहीं कर पाया है। तो एक थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि एक मिक्स तरह का यहाँ का रिजल्ट रहा है। तो उसके बारे में देखिए इन्होंने क्या कहा है। तो इनका कहना है कि अभी जो यूक्रेन और रशिया वाला इशू चल रहा है, इसकी वजह से जो वर्ल्ड ऑर्डर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सेट हुआ था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसके बारे में चर्चा की है। तो एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि देखिए 1945 में जो है यूनाइटेड चार्टर बनाया गया था, और 1946 में हो गया था कोल्ड वॉर शुरू। तो कहीं ना कहीं इसकी जो शुरुआत होती है यूनाइटेड नेशन की, वो एक नेगेटिव नोट से स्टार्ट होती है। देखिए 1946 में ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया, और 1945 में हम लोगों ने इसको बनाया ही था। और धीरे धीरे जो है जो रशिया का इन्फ्लुएंस है वो खत्म होता चला गया, और फाइनली 1991 में रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ, लेकिन नाटो फिर भी बना हुआ था। तब सोच के देखिए, जब वर्सो पैक्ट खत्म हो गया, जब रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया, तो नाटो को भी डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए था वर्ल्ड पीस के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके उल्टा नाटो ने लगातार अपनी बाउंड्री को इंक्रीज किया, और वो बिल्कुल रशिया के दरवाजे पे पहुंच गया, जिससे हो सकता है रशिया को थोड़ा थ्रेटन फील हुआ हो, और वो रशिया ने जो है यूक्रेन के ऊपर और जॉर्जिया के ऊपर वो अटैक किया, जो ये पूरा मामला चल रहा है। तो ऊपर ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो फेल हो गया है, ऐसा इन डिप्लोमेट्स का कहना है। ठीक है, आगे इसके बारे में और बात करेंगे। उसके अलावा कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये जो यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ है, या फिर जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, क्या वो अभी इनइफेक्चुअल है, मतलब क्या वो इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं रहा? इसके बारे में इन्होंने क्या कहा है। इसके बारे में इन्होंने कहा है कि यस, जो यूक्रेन में रशिया ने अटैक किया है ये पूरी तरह से यूनाइटेड चार्टर के अगेंस्ट में जाता है, क्योंकि यूनाइटेड चार्टर कहता है कि कोई भी एक कंट्री दूसरी सोवरेन कंट्री के ऊपर अटैक नहीं कर सकती। अगर ऐसा करेगी तो वो यूनाइटेड चार्टर को वायलेट करेगा। तो डेफिनेटली ये वायलेशन तो हुआ है, लेकिन क्या ये वायलेशन पहली बार हुआ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन यूनाइटेड नेशन चार्टर का जो वायलेशन सबसे पहली बार हुआ था वो एक्चुअली इंडिया में ही हुआ था, जब 1948 में पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था। तो इंडिया तो भैया विक्टिम है यहाँ पे शुरुआत से ही।
और यूनाइटेड नेशन अगर सिक्योरिटी काउंसिल की बात करो तो यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। तो हर कंट्री अपने हिसाब से वीटो पावर का यूज़ करती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले यूक्रेन के फेवर में जो है रेजोल्यूशन पास किया गया था यूनाइटेड नेशन के अंदर, जिसको रशिया ने वीटो कर दिया क्योंकि वो परमानेंट मेंबर है तो करेगा ही। और जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्री बहुत ज़्यादा गरिया रही हैं उसको रशिया को। तो ऐसा भी नहीं है कि यूएसए ने पहले ऐसा ना किया हो। जब इजराइल वाला मामला आया था उस समय यूएसए ने भी वीटो किया था, राइट। और सबको पता है कि इजराइल जो है वो पैलेस्टाइन के अंदर ज़बरदस्ती वहाँ पे सेटलमेंट बना रहा है, उसके बावजूद भी यूएसए ने उसको वीटो किया था। कहने का बेसिकली मतलब यह है कि हर कंट्री जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से वीटो पावर का यूज़ करती है। तो ये कहना कि एक कंट्री जो है वो शांति चाहती है, दूसरी कंट्री जो है वो क्रांति चाहती है, वो सारी अलग अलग बातें हैं। हर कंट्री अपने हिसाब से करती है। हाँ, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि ऐसा देखने में लग रहा है कि यूएन जो है थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, तो इसको रिव्यू और इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। वो तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़ी बात है। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि देखिए बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए गए हैं नाटो कंट्रीज़ के द्वारा, तो क्या इससे रशिया जो है आइसोलेट हो जाएगा, रशिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो सारी बातें हैं। इनका कहना है कि देखिए इंपैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा, और क्योंकि ये जो सैंक्शन है बहुत ज़्यादा हार्श हैं। लेकिन ये जो सैंक्शंस लगाए गए हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि रशिया जो है वो घुटनों पे आ जाएगा, क्योंकि इनके अंदर कुछ लूप होल्स हैं। अब देखिए कोई रशिया को छोटा मोटा कंट्री तो है नहीं कि कोई श्रीलंका है या कोई कंट्री है जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रशिया अपने आप में ही एक पावर है, और ये सिर्फ और सिर्फ अब मिलिट्री पावर ही नहीं बल्कि कमोडिटी पावर भी है। अगर आप टाइटेनियम, पलेडियम और नियोन, जो कि एक रेयर अर्थ मेटल हैं और बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, खासकर जो सेंसिटिव टाइप की इंडस्ट्री होती हैं, भैया यहाँ पे रशिया का मोनोपोली है, और पूरी दुनिया को टाइटेनियम, पलेडियम और नियोन प्रोवाइड करवाता है रशिया। तो और ये सारी इंडस्ट्री जो है वेस्टर्न कंट्री और यूरोपियन कंट्री इनके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो रशिया को आप पूरी तरह से तो आइसोलेट नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। उसके अलावा 40% से ज़्यादा जो यूरोप की गैस की रिक्वायरमेंट है वो रशिया ही फुलफिल करता है, तो पूरी तरह से आइसोलेट तो आप नहीं कर पाओगे। ये बड़ी बात है। और वैसे भी ये जो सैंक्शंस लगाए गए हैं ये इंडिविजुअल कंट्री सपोर्ट कर रही हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी तक रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की कोई बात नहीं कही गई है। तो यहाँ पे ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो रशिया को एकदम से आप अलग थलग नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। डू कंसिस्टेंट अब्सटेंशन ऑफ द, अब ये देखिए यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि भैया इंडिया लगातार जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से, और या फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से लगातार जो है वो वोट नहीं करता, ना फेवर में करता ना अगेंस्ट में करता। तो क्या ये इंडिया का जो ग्लोबल लीडर बनने का जो सपना है उसके ऊपर ये चोट करेगा कि नहीं करेगा। देख जैसे जब श्रीलंका के अगेंस्ट में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट के अंदर जो काउंसिल के अंदर हुआ था उसमें भी इंडिया ने वोट नहीं किया था, अभी सिक्योरिटी काउंसिल में भी नहीं किया, जनरल असेंबली में नहीं किया। तो इनका कहना है कि देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। न्यूट्रल रहना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। अगर कोई इंसान न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल पागल है। भैया ये इंडिया का सेल्फ इंटरेस्ट है ना। देखिए न्यूट्रल रहने से क्या होता है ना, डिप्लोमेसी के लिए रूम बचता है। अगर आप बोलते हो, आप किसी एक पार्टी का पक्ष ले लेते हो मान लो, तो उसमें तो फिर बातचीत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर आप न्यूट्रल रहते हो तो इसका मतलब डिप्लोमेसी के लिए स्पेस बना रहता है, बातचीत करने के लिए स्पेस बना रहता है। अब आप ये सोच लो, अगर हम लोग रशिया के फेवर में वोट करते तो इस समय जो 20,000 स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनका क्या हाल होता, आप इमेजिन ही कर सकते हो, है ना। और अगर हम लोग पूरी तरह से जो है यूक्रेन का सपोर्ट करते तो रशिया के साथ हमारे रिलेशन खराब हो जाते। तो ये एक डिप्लोमेसी जो है बनी रहती है। तो अभी हम लोग यूक्रेन के साथ कम से कम बातचीत तो कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने रशिया को फुल सपोर्ट नहीं किया। तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने बताई गई हैं। तो इनका कहना है कि ये जो इंडिया ने डिसीजन लिया है न्यूट्रल रहने का, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। और वैसे भी हम लोग जो है नाम को फॉलो करते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी शुरू से रही है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। Have the Russian actions on the Ukraine and the Western section now dealt a death blow to the UN? तो इन्हें कहना है कि भैया क्या ये यूनाइटेड नेशन का खत्म हो जाएगा इसके बाद। तो देखिए एक्सपर्ट लोगों इनका कहना है, एक्सपर्ट का कहना है, अशोक जी का कहना है कि ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि यूनाइटेड नेशन को जो है एक काफ़ी यहाँ पे इसके आप कह सकते हो कि कमज़ोर तो हुआ है ना, ये बात तो पक्की है। और लीडरशिप तो डेफिनेटली इंडिया जो है इसका फ़ायदा उठा सकता है। छोटी सी विंडो जो नज़र आ रही है, अभी सारी दुनिया को ही इस बात का रियलाइजेशन हो जाएगा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और जब रिफॉर्म होगा तो डेफिनेटली इंडिया को यहाँ पे बेनिफिट इस चीज़ का उठाना चाहिए। तो हम लोग भी जो है अपनी जो दावेदारी है हम यहाँ पे पेश कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में। तो यही जो है इस पूरे इशू के बारे में बताया गया है। आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा।
और धन्यवाद बहुत सारे अप्रिसिएशन देने के लिए। कमेंट सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं, इतने सारे प्रोग्राम चलते हैं यहाँ पे हमारे चैनल के ऊपर, और सभी को आप इतना प्यार देते हो बहुत अच्छे से। और शायद इसी प्यार की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे थे लगातार फाउंडेशन कोर्स का, और फाइनली हम लोग फाउंडेशन कोर्स लेके आए हैं। आपको पता ही है कि 30 अप्रैल से हम लोग फाउंडेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, और बहुत एक्सटेंसिव तरीके से डिज़ाइन किया गया है। पिछले 1 साल से एक्चुअली हम लोग इसको डिज़ाइन करने में लगे हुए थे, और फाइनली कर भी दिया है हम लोगों ने इसको लॉन्च। तो 30 अप्रैल से लॉन्च होगा दोस्तों। एडमिशन से एकदम धड़ाधड़ हो रहे हैं, आप भी पीछे मत रहिए, लगातार आइए। अभी तो शायद थोड़ा डिस्काउंट भी है, वो भी आप ले सकते हो। प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, ऐसे टेस्ट सीरीज सब लोग हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह सब चीज़ें आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे करवाई जाएंगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।